क्या आपको लगता है कि अगर मैंने पूरा सिलेबस कवर करा है तो ही मेरा जेआरएफ हो सकता है? क्या आपको लगता है कि अगर मैंने हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से, ध्यान से, डिटेल में पढ़ा है और फिर अपना जो है सिलेबस कवर किया है तो ही आपका जेआरएफ हो सकता है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ यूजी पीजी की किताबें पढ़ने से जेआरएफ हो जाता है? और क्या आपको लगता है कि जेआरएफ के लिए जो है पहले सिलेबस कवर करना है, फिर उसके बाद जो है पूरा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर मॉक टेस्ट, रिवीजन, नोट्स मेकिंग में ये सारा समय जो है ये लगा के फिर ही जेआरएफ हो सकता है? क्या आपको लगता है कि 5 से 6 महीने या 1 साल कम से कम देना पड़ेगा अगर मुझे जेआरएफ लेना है? तो अगर आपके ये सभी सवाल आपके मन में आते हैं और अगर आपको ये लगता है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, पूरा 100% जो सिलेबस मेंशन्ड है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो सब कुछ कवर होना चाहिए, तो ही आपका जेआरएफ हो सकता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इनमें से, तो मैं आपके लिए आज जो वीडियो लेके आई हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप देख सकते हो वीडियो किस बेसिस पे होने वाली है, टॉप 100 टॉपिक्स फॉर जेआरएफ। और आज मैं आपके लिए कॉमर्स से टॉप 100 टॉपिक्स जो हैं वो लेके आई हूँ। अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स है और आप पेपर 2 कॉमर्स को प्रिपेयर करना चाहते हो, तो कौन से 100 टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना होगा, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो इंश्योर होगा। बहुत सारा पढ़ना चाहिए क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो। आपको जो है प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए क्योंकि आपको पैटर्न पता लगेगा। आपको सिलेबस कवर करके, नोट मेकिंग करके, रिवीजन करके मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। बिल्कुल ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप कंसेप्ट बिल्ड करते हो, कंसेप्ट को अप्लाई करते हो, टाइम मैनेज करते हो एंड रिवीजन के लिए अपने नोट्स बनाते हो। ये सारी चीजें सही हैं, पर एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक स्मार्ट स्ट्रेटजी हमारे पास होना। जब मैं सिलेबस कवरेज की बात करती हूँ तो मेरे पास वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो होने चाहिए जिनको मैं बेस बना के अपनी तैयारी स्टार्ट करूँ। दूसरी चीज, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करती हूँ तो मुझे ये पता लग जाना चाहिए कि कौन से ऐसे 100 से 150 टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और बार बार जब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इसका मतलब उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वही टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन को मोल्ड करके आपसे पूछा जाने वाला है। और अगर आपको लगता है कि केवल यूजी पीजी की किताबें पढ़ के हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यूजी पीजी की किताबें अगर हम पढ़ने लगेंगे तो लगभग लगभग हमारे पास 36 सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड कुछ चीज़ें जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में आती हैं, जैसे आपकी बैचलर्स में थोड़ा कम आएगा सिलेबस, मास्टर्स में थोड़ा ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ें हमारी रहती हैं। तो इतनी सारी किताबें पढ़ना क्या पॉसिबल है जहाँ पे 2 से 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने की हम तैयारी कर रहे हैं? और क्या ये गारंटी है कि 6 महीने की तैयारी करोगे तो ही पेपर होगा? ऐसा भी नहीं है। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, और वो स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है वो कैसे आपको जेआरएफ दिलवा सकती है, उसी की आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ, फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर आपके लिए जो है 7 बजे चैनल पे क्लासेस हो रही हैं, 7 PM पे कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे आपको जो है डेली ज्वाइन करना है। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की कंप्लीट तैयारी आपको मैं करवाती हूँ। एंड साथ ही साथ क्लासेस के लिए जो आपकी साथ साथ पीडीएफ होती हैं वो एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाती हैं। एप्लीकेशन से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, मॉक टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग सेशन, क्विजेस, ये सारी चीज़ें चलती हैं। एंड टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। और अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को जो एप्लीकेशन पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो दीप कोड आप यूज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपके लिए जो है लॉन्च हो चुकी है। आप लोग टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जीआरएफ क्रैक करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट जो है कोर है यूजीसी नेट का, क्योंकि हर एक पेपर को जो अलग बनाता है वो होता है उसका पेपर पैटर्न, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट एंड कैसे अप्लाई करना है कंसेप्ट को, वो सारी चीज़ें। आज के सेशन में मैं आपको टॉप 100 टॉपिक्स तो बता दूंगी, बट कैसे उनको प्रिपेयर करना है, अगर आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को एंड बात करते हैं टॉप 100 टॉपिक्स की। एंड ये जो टॉपिक्स होने वाले हैं इनको बहुत इन डेप्थ आपको कवर करना पड़ेगा। एंड इन टॉपिक्स को अगर आप इन डेप्थ कवर करते हो, मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ 80 से 90 सवाल जो हैं आपके अप्रोचेबल होने वाले हैं। और अगर हम चाहते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्रैक करना,
पेपर 1 प्लस पेपर 2 में हमें जो है 105 क्वेश्चन सही करने हैं, जिसमें हम यहाँ पे 35 और 70 का टारगेट लेके चलते हैं, 35 टू 40, 70 टू 75 और मैक्सिमम 80 तक। तो इस तरीके से हमारा टारगेट जो है 105 110 क्वेश्चन तक हम रीच कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो है यूनिट 1 से यूनिट 10 तक मैंने लिखी है। यूनिट 1 में अगर आप देखो इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है, क्योंकि हमें अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो मीनिंग क्लियर होना जरूरी है, बट कैसे आप इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं वो तरीके भी आपको पता होना जरूरी है, और कौन सा वे किस तरीके से काम करता है ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मोड्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बार बार मोस्ट रिपीटेडली पूछा जाता है। फिर अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, तो क्या थ्योरी होनी चाहिए, क्या लोग सोच के इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं, वो बेसिस, वो आपके पास आधार जो है वो क्लियर होना चाहिए, सो दैट आप ये देख पाओ कि वाई इंटरनेशनल बिजनेस, वो चीज आपकी थ्योरी से पता लगती है। फिर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ पे कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट की हम बात करते हैं, कौन सी कमेटी ने दिया, किस चीज की बात होती है, क्या कन्वर्टेबिलिटी कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट की अलाउड है, वो हम पढ़ते हैं। देन आता है ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स, कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और क्या चीज हेल्प करती है ग्लोबलाइजेशन के लिए। हम बात करते हैं एलपीजी पॉलिसी की, ग्लोबलाइजेशन वहां पे आता है, तो क्या चीजें डिराइव करती है ग्लोबलाइजेशन के लिए कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिर आता है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, जब एक लेवल से ज्यादा आप जो है इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो जो कंट्री है उनको जो है डोमेस्टिकली बहुत नुकसान होता है, और दूसरी कंट्री में जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उनको नुकसान हो रहा है, और जहाँ पे इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है तो जिस कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है उनको नुकसान होता है। तो वहाँ पे टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं अपने डोमेस्टिक ट्रेड को भी सेव करने के लिए। फिर आता है इंटरनेशनल इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी, जो अभी 2023 में लागू हुई, तो वेरी वेरी रीसेंट एफटीपी पॉलिसी है, इसके प्रोविजंस क्या क्या चीजें की बात की गई, एक्सपोर्ट हब एक्सीलेंस की बात होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, सनसेट क्लोज नहीं है, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड जो एफडीआई की थ्योरीज हैं यहाँ से अभी सवाल जो है आने लगे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एफडीआई कहाँ कहाँ अलाउड है, कहाँ कहाँ अलाउड नहीं है, किस सेक्टर में कितना % अलाउड है, यहाँ से सवाल आते हैं। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 इज इंपॉर्टेंट, इसकी सारी अमेंडमेंट्स प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। फेमा इंपॉर्टेंट है, सीएसआर लिमिट्स कब होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें, इसके मॉडल्स इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद जो है इंटरनेशनल बिजनेस में ही हमारे पास जो है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यूरोपियन यूनियन, एशियान, सार्क, यूएसएमसीए, एशियान, ये सभी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद जब हम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट है सभी लेवल्स। देन इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, और वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस, लाइक वर्ल्ड बैंक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ जो है वो इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूटीओ में ट्रिम्स एंड ट्रिप्स आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अंकटाड इंपॉर्टेंट है, गैट इंपॉर्टेंट है कि किसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ आया, ये इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कब एस्टेब्लिश हुए, क्यों एस्टेब्लिश हुए, क्या काम करते हैं, इनके मेंबर नेशन कौन है, यहाँ से जो है बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये यूनिट में ये जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैम ये तो आपने सारा ही बता दिया, मैंने सारा नहीं बताया, मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ये टॉपिक्स और इनमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता होनी चाहिए। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या काम है, कब बना था, क्या करते हैं और किस तरीके से काम होता है, क्या क्या इनकी जो मीटिंग्स हैं वो कब होती हैं, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर इनके जो है जैसे वर्ल्ड बैंक के 5 आर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, यहाँ से जो सवाल है वो आपसे पूछा जाता है। देन इसके बाद यूनिट 2 आती है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा वेटेज इस यूनिट का है और सबसे लेंदी यूनिट में से एक है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन एंड थ्योरी दोनों ही एक तरीके से पूछी जाती हैं बराबर मात्रा में। तो सबसे पहला टॉपिक आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंड इसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस और आईएफआरएस। यहाँ से जो है 1 से 2 सवाल आपके पक्के हैं। फिर इसके बाद पार्टनरशिप अकाउंटिंग में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, जब हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, ये जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फॉर फीचर और री इशू से न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस होते हैं। इनके जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 52 है कि कैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज होता है, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉसेस का ट्रीटमेंट, वो यहाँ पे आता है। इसके बाद हम बात करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है कॉस्टिंग का पार्ट है,
कॉस्ट अकाउंटिंग में हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ गए थे 5, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस जो है, इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो फॉर्मूलाज आपको अगर क्लियर होंगे तो बहुत आसानी से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। एंड साथ ही साथ थ्योरी भी आता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या है, क्या मतलब है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, कैसे अलग है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग से, मार्जिनल कॉस्टिंग की क्या अजम्पशंस है, यहाँ से सवाल बनते हैं। फिर इसके बाद टेक्निक क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, जो नई टेक्निक्स हैं और पुरानी सारी, ये सारी आती हैं। एबीसी कॉस्टिंग, यहाँ पे जो है हमारा अलग से जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट भी है। और एबीसी ऑलवेज बेटर कंट्रोल जो है ये अकाउंटिंग टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, यहाँ से सवाल हमारे आते हैं। और ये जो टॉपिक है ये फाइनेंस में भी कॉमन टॉपिक है, तो बहुत ज्यादा सवाल यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। देन इसके बाद लिक्विडेशन, होल्डिंग, सब्सिडरी, ये जो है अमलगामेशन, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और इनसे जो क्वेश्चन है वो प्रोसेस बेस्ड आते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बेसिक्स आएंगे एंड प्रोसेस आएंगे। बेसिक्स में इनके सेक्शंस आएंगे, डेफिनेशन के सेक्शन में है, क्या मतलब है, उस तरीके से सवाल यहाँ पे आते हैं। रेशियो एनालिसिस जो है उभरता हुआ टॉपिक है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। जून 2024 में इसके 5 क्वेश्चन आए थे। तो 4 तरीके की रेशियोज हैं, उनमें फर्दर बाइफर्केशंस है, उनको आपने अच्छे से कवर करना है। फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो है कौन सी एक्टिविटी है, कौन से अकाउंट बनते हैं, कौन सी स्टेटमेंट बनती है, ये सारी चीजें आती हैं। एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं कि ये कौन सी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज सॉल्व करने नहीं आता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ऑडिटिंग की, तो ऑडिट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ ऑडिट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, ये 3 V's जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके बेसिक, बहुत ज्यादा बेसिक चीजें जो हैं यहाँ से पूछी जाती हैं। तो ये यूनिट में न्यूमेरिकल भी आएगा, थ्योरी भी आएगी, एंड यहाँ से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 ऐसी 2 यूनिट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। अब इसके बाद यूनिट 2 में मैंने आपको टॉपिक्स बताए, बहुत कुछ है यूनिट 2 में, बट ये जो है ये सार है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेटेज सबसे ज्यादा रखता है। फिर इसके बाद यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो सबसे पहली डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड आपको पढ़ना है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब डिमांड के साथ साथ इस बार जो है सप्लाई से भी सवाल आए थे। तो डिमांड में जैसे इन्वर्स रिलेशन है, सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है, तो तरीके से आपको जो है थ्योरी बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है, 5 तरीके हैं, वो कितनी डिग्री है, लाइक अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें, हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें, इनकम इलास्टिसिटी की बात करें, तो किस तरीके से रेंज रहती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 टू इन्फिनिटी, है ना, -1 +1, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर आता है यूटिलिटी एनालिसिस, जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज, असम्पशंस, इक्विलिब्रियम, ये आता है। फिर इसके बाद जो है बजट लाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। AR-MR का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ से जो है ग्राफ्स आपसे पूछे जाते हैं। ग्राफ के बेसिस पे जो शेप्स बनती हैं उसमें जो रिलेशन है वो आपसे यहाँ पे जो है ज्यादा पूछा जाता है। फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन में, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में होता है, क्या इसमें डिफरेंस होता है, वो चीज आपसे पूछी जाती है। ACMC का रिलेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर्व आपसे बार बार पूछा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। फिर इसके बाद आता है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यहाँ से जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, डुओपोली, मोनोफसोनी, ये अलग अलग टाइप्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी से सवाल आपके जो हैं बनते हैं, हमारे पास लगभग 20 से 22 तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो बेसिक है मेंशन है 3 से 4 हमारे सिलेबस में, बट बहुत सारी और भी तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज आती हैं। और ये जो है ये टॉपिक हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट में पी जो है हमारा सेकंड पी, प्राइस मिक्स, उससे भी रिलेट करता है, तो वहां से और यहाँ से मिक्स करके क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। देन थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, अब यहाँ पे कौन सी थ्योरीज हैं, किसने कौन सी थ्योरी दी और किस ईयर में किसने थ्योरी दी, वो ईयर्स याद रखना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक पोर्शन भी आपसे पूछा जाता है। फिर इसके बाद जो बिजनेस फर्म की थ्योरीज हैं, कौन सी थ्योरी किसने दी, कब दी, है ना, किसकी थ्योरी किसने जो है उसको चैलेंज किया, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो ये चीज आपको कवर करनी है। फिर इसके बाद जो है यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी अकाउंटिंग का ही भाई बंधु है, ये भी सेम ऐसी यूनिट है जैसी अकाउंटिंग है,
यहाँ से भी बहुत सारे नए तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हट के सवाल आते हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपके लिए लिख दी है। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और लीजिंग, एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन जाता है, बेसिक है। सबसे पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, यूनिट 4 में हमारे 3 डिसीजन होते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन से 3 से 4 क्वेश्चन तो कंफर्म है, 5 से 6 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर मैं ऑन एन एवरेज लेके चलूं 10 क्वेश्चन बनेंगे तो 40 से 50% वेटेज इन 3 डिसीजंस का होगा, जहाँ पे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो है ये हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन में आते हैं। कैपिटल बजटिंग और जो हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये इन्वेस्टिंग डिसीजन में आता है, और ये जो है हमारा डिविडेंड डिसीजंस में आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो 6 टॉपिक हैं यहीं पे कवर हो रहे हैं। फिर इसके बाद जो है कैसे अब नए नए तरीके आ रहे हैं जिनसे आप जो है फंड ले सकते हो, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ऑफ बैलेंस शीट, ऑन बैलेंस शीट फाइनेंसिंग करके कंसेप्ट आता है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज हम जो है यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज में भी पढ़ते हैं कि कैसे जो है इन जो डिफरेंसेस होते हैं मार्केट में, जो इनपरफेक्शंस होती है मार्केट में, उसका फायदा उठा के एक पर्सन जो है प्रॉफिट बनाता है। तो कैसे जो हमारा फॉरेक्स है उसमें रेट में चेंज है, रेट में जो है डिस्पैरिटी है, उस वजह से हम जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करने के बजाय तीसरी कंट्री की हेल्प ले, तीसरी करेंसी की हेल्प ले और फिर फायदा ले, तो वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेज होता है। इसका एक मेथड है, थ्योरी है, वो आता है। फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, कैसे इवॉल्व हुआ हमारा मॉनेटरी सिस्टम, ये आता है। फिर इसके बाद जीडीआर, एडीआर्स, क्योंकि ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ही इंटरनेशनल सोर्सेज का काम करते हैं, तो यहाँ से हमारे सवाल आते हैं। फिर इसके बाद आता है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, जहाँ पे हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं। यहाँ से भी जो है अब रिसेंटली सवाल आने लगे हैं कि जहाँ पे हम CAPM की बात करते हैं। CAPM जो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का भी तरीका है, एंड साथ ही साथ किस तरीके से काम करता है। एसेट आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, APT जो है ये आता है। मार्कोव एनालिसिस, अगर हल्का सा आपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपने बैचलर्स मास्टर्स में पढ़ा है तो आप इससे रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क। साथ ही साथ जो है डेरिवेटिव्स वाला जो टॉपिक है वो भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी। डेरिवेटिव वाले टॉपिक से जो है बहुत सारे सवाल आजकल आने लगे हैं। तो डेरिवेटिव्स, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप्स, है ना, ऑप्शंस, यहाँ से जो सवाल है वो आपके आते हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। फिर इसके बाद जो है हमारी यूनिट नंबर 5 आती है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनते हैं, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यही है। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 5, अगर इसकी मैं बात करूँ 2021-22 में इस तरीके से अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे थे कि जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि भाई स्टैटिस्टिक्स यूनिट तो बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। देखो, जब एक टॉपिक आप कवर करते हो ना तो उसको इन डेप्थ अगर कवर करोगे तो वो जो टॉपिक आपके पूछे गए थे जो बहुत हटके आपको लगते हैं वो शायद उतने हटके भी नहीं होते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ 10 में से 2 क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है, बट 8 क्वेश्चन आपके हाथ में है, और अगर हर यूनिट से 8 क्वेश्चन आपके हाथ में है, 80% सिलेबस आपके हाथ में है। वही चीज यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। यूनिट नंबर 5 जो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, ये यूनिट में जो रिसर्च है वो आपके पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड है उसको भी कवर करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैट में आती है सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ये जो है सेकंड ऑर्डर एवरेजेस बोला जाता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन को, इनको फर्स्ट ऑर्डर एवरेज बोला जाता है। ये क्या है, ये बेसिक है, ये तो आपको आने ही चाहिए। फिर इसके बाद स्क्यूनेस कोर्टोसिस आता है। देन इसके बाद प्रोबेबिलिटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा बेस थ्योरम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एंड साथ ही साथ बेसिक क्वेश्चन एडिशन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के भी आते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो पॉइजन, बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस 2 तरीके से आप डिवाइड करते हो, तो बाइनोमियल, पॉइजन और भी हमारे पास जो है आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बट हमारे लिए ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके फॉर्मूलाज, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स, इनके अजम्पशंस, इनके कॉन्स्टेंट्स और इनका यूसेज कि कब कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, वहां से सवाल काफी ज्यादा बनते हैं। और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेस बनता है रिसर्च के लिए, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम, स्टैंडर्ड एरर्स, यहाँ से सवाल आते हैं। फिर इसके बाद जो है सैम्पलिंग के टाइप्स, डेटा क्लासिफिकेशन और कलेक्शन, कैसे डेटा कलेक्ट करोगे प्राइमरी सेकेंडरी, है ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से प्रोसेस वाला सवाल जो है ये काफी आता है, यहाँ से सवाल आपका बनता है। एंड यहाँ पे जो है पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट
कब कौन सा टेस्ट यूज होगा, कौन से एग्जाम्पल है पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के, ये सवाल भी आपके आते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अब इसको मैंने अलग से क्यों लिखा है, यहाँ पे ना जो है थोड़ा सा 2021-22 की अगर मैं बात करूं जहाँ पे बहुत चेंज दिखाई दिया था, तो वो यही दो टॉपिक थे। आपसे आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर, मल्टीकोलिनियरिटी, इस तरीके के होमोसिडेसिटी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। बाइवेरिएट एनालिसिस, जहाँ पे हम कोरिलेशन रिग्रेशन में तो इनको पढ़ते ही नहीं, बट एक्चुअल में ये कोरिलेशन रिग्रेशन के ही टॉपिक्स हैं, ठीक है। जहाँ पे हम ये पढ़ते हैं प्रॉपर्टी कि जो है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से क्या चीज पे प्रभाव पड़ता है। कोरिलेशन पे किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल, आप कुछ भी प्लस माइनस कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, वो नंबर से अगर आप दोबारा कोरिलेशन निकालोगे वो सेम आएगा। रिग्रेशन में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क पड़ता है। बाइवेरिएट एनालिसिस करके क्वेश्चन पूछा गया, ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। तो ये क्या है, इन डेप्थ अगर आपने कवर किया है तो हो जाएगा, जो कि हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं। मैंने इस पे पूरा अपने मास्टर्स बैचलर्स में जो पढ़ा है पूरा अच्छे से इसको मैं कवर करवाती हूँ, सो दैट हम कभी भूल ना पाए इसको। फिर इसके बाद जो आता है आर स्क्वायर क्या है, एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है, मल्टीकोलिनियरिटी क्या है, होमोसिडेसिटी क्या है, इतने भारी भारी भरकम वर्ड जो है ये इकोनोमेट्रिक्स का कंसेप्ट है। और जब आप रिग्रेशन को थोड़ा और इन डेप्थ पढ़ोगे तो यहाँ पे जो है वहां से सवाल निकल के आएंगे। अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो हमारा आर स्क्वायर है, एडजस्टेड आर स्क्वायर है, ठीक है, बट ये मल्टीकोलिनियरिटी है ना, होमोसिडेसिटी, इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये 10 साल में एक बार 2 बार क्वेश्चन आने वाला है। बट जो आपका आर स्क्वायर है दिस इज इंपॉर्टेंट, एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो इंपॉर्टेंट है। और अगर आप आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर तक पहुंच गए हो ना, बहुत आसान है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ एलिनिएशन, इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड्स के फॉर्मूलाज हैं, वो आपको समझने हैं और बहुत आसानी से समझ आ जाता है। उस तरीके से यहाँ पे सवाल आपके बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये देखने में लगता है कि इंपॉर्टेंट तो था पर क्वेश्चन नहीं आया, पर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। तो इस चीज पे फोकस करना है। आप इसका बेसिक करोगे 3 क्लास लगेंगी मैक्सिमम, आपका हो जाएगा, बट 1 क्लास आपको एडवांस की भी लगानी पड़ेगी। तो टोटल 4 से 5 क्लास में आपका पूरा पीवाईक्यू के साथ ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आगे आता है हमारे पास यूनिट नंबर 6, जो ऐसा यूनिट है जो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, लेंदी है। कहाँ से क्या आ जाए हमें नहीं पता। बीएम और एचआरएम 2 चीजें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है आपके पास, जब हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एंड क्योंकि यहाँ से जो है आपका पैसेज वाला क्वेश्चन भी बनता है, तो देयर आर चांसेस कि कोई भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, और सॉरी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप्स, यहाँ से सवाल आता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कौन जो है एक पर्सन कितने लोगों को अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है और उनसे काम करवा सकता है। यहाँ से सवाल काफी आते हैं। मैंने शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं जो बताए हैं, तो इनको आपने ध्यान रखना है। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, और प्रिंसिपल और फंक्शन में यहाँ पे जो है आपकी थ्योरीज भी आती हैं। क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न थ्योरीज, तीनों। कब कौन सी थ्योरी आई, किसने क्या क्या चीज दी, है ना। हेनरी फ्यूल के क्या फंक्शंस थे, क्या प्रिंसिपल थे। एफडब्ल्यू टेलर के क्या प्रिंसिपल थे। मैक्स वेबर ने कौन सी थ्योरी दी थी। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी हम पढ़ते हैं मोटिवेशन थ्योरीज में, पर ये जो है ये किन्होंने दी थी। एल्टन मेयो ने क्या कंसेप्ट दिया था, है ना। जो है हमारा मेंटल रेवोल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया था, ये सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ से जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन जो गारंटेड आपका आता है, मोटिवेशन और लीडरशिप थ्योरीज। 10-12 तरीके की मोटिवेशनल थ्योरीज हैं, 5 से 7 तरीके की बोलूंगी मैं मेजॉरिटी लीडरशिप थ्योरीज हैं। बट हाँ 3-4 और हैं। पूरा का पूरा सेशन मैंने ले भी रखा है लीडरशिप थ्योरीज 1 क्लास में खल्लास, तो वहां से आप कर सकते हो। और मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप थ्योरीज की मैराथन ले रखी है 4 घंटे की, और भी बहुत सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। तो यहाँ से जो है आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है, आप इनको कवर करो। बेसिक्स ऑफ एचआरएम, है ना, कि कैसे पुराना एचआरएम था, कैसे उसमें एडवांसमेंट हुआ, वो सारी चीजें। एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से कैसे अलग है। फिर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और सक्सेशन प्लानिंग से एक क्वेश्चन बन जाता है। रिक्रूटमेंट के आजकल जो है नए नए तरीके, है ना, कि किसने कौन सा वे दिया, वो भी आपसे पूछा जाता है। सिलेक्शन में भी इसी तरीके से ट्रेनिंग के मेथड क्या है ना, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू ट्रेनिंग मिलती है, वो आता है। फिर इसके बाद जो है जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं किसको, जो वर्कर्स हैं, है ना। वर्कर्स जो है वो वर्कर अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये चीजें आती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल से एक क्वेश्चन आता है, ये कंसेप्ट किसने दिया, कोई भी कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट किसने दिया,
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एक तो। फिर इसके बाद उनका मीनिंग वगैरह, फिर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी आता है, पर्सनैलिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एटीट्यूड, कंपनसेशन मैनेजमेंट। यहाँ से ये सवाल हैं जो बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। टॉपिक इसमें बहुत सारे हैं, है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला टॉपिक भी है, वो भी मैंने यहाँ पे जो है इंसेंटिव और फ्रिंज बेनिफिट में लिख दिया है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वाला भी टॉपिक है, और इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं, बट हमें जो है इतने टॉपिक्स ही अच्छे से करने हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 7 पे चलते हैं। तो आता है यहाँ पे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में सबसे पहला है आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजर्स। अभी मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस करवाया जून 2024 का, उसमें भी आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरीके से ये जो टॉपिक है आपके बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ बैंक, इनसे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, टाइप्स ऑफ बैंक हैं, यहाँ से जो है 30 to 50% पोर्शन आपका कवर होता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही हैं। फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, इनकी कमेटी, बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन है जो आपका आ सकता है। हाँ, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स से जो कमेटी है, बेसल नॉर्म्स की जो कमेटी है, वो कमेटी से जो है वो क्वेश्चन आपके बनने लगे हैं। फिर इसके बाद मनी और कैपिटल मार्केट, तो यहाँ पे कमेटी से आ जाता है, और इनका मीनिंग, इनके इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ जाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक क्वेश्चन जो है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स देखा गया है, इनके फंक्शनिंग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एग्जाम्पल्स क्या हैं, इनकी एक्टिविटीज क्या होती हैं। म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड पहले आया करता था, अब जो है ये थोड़ा कम दिखाई देता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल लुप्त हो चुका है, कम दिखाई देता है। पर मैंने इसको इंपॉर्टेंट में क्यों लिखा है, क्योंकि जब कोई चीज बहुत ज्यादा आ रही है ना, और अब वो धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है, अब जो पेपर का पैटर्न है ना, दोबारा वो पुरानी चीजें दोबारा पूछी जा रही हैं। तो अगर प्रीवियस 10 ईयर्स के डेटा की बात करूं तो ये भी आपको अब जो है कवर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड कमेटी, इससे रिलेटेड किए गए काम, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। डिजिटाइजेशन, बिल्कुल आज के टाइम पे हम वॉलेट यूज कर रहे हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, बहुत सारी चीजें हैं, एमएमआईडी, वो सारी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, एंड साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम आपका जो है यहाँ पे कवर होता है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग से ही रिलेट करता है, तो यहाँ से जो है आपको क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बात करें अगर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की, यूनिट नंबर 8 की, तो यहाँ पे भी जो है मार्केटिंग मिक्स इंपॉर्टेंट है, 4Ps एंड 3P सर्विस वाले। मार्केटिंग चैनल्स किस तरीके से होते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस, यहाँ से प्रोसेस पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन से स्टेप के बाद क्या आता है। प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज, ये प्राइसिंग डिसीजंस अगर आपको याद आ रहा हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाली यूनिट में भी था ना, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन के मेथड्स इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, वो सभी के सभी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, सारे। बाइंग प्रोसेस, मतलब जो कंज्यूमर बिहेवियर है, यहाँ से एक सवाल आपका पक्का आता है, इसके क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और क्या मॉडल्स हैं, वहां से सभी जगह से एक सवाल आ सकता है। सर्विस मार्केटिंग का जो हमारे पास गैप मॉडल है, ये बहुत ज्यादा है, सर्विक्वल मॉडल भी इसको बोलते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन है हमारे काफी बनते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है 5 डायमेंशन है, रेटर मॉडल जिसको बोला जाता है, यहाँ से आपका जो है सवाल बनता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड यस, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पूछा जाने लगा है, ऐसे ही रूरल मार्केटिंग जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके रिसेंट बनने लगे हैं, बट हाँ यहाँ पे रिसेंटली बनने लगे हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये चीज आपको करनी है, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड किस पर्सन ने क्या क्या काम किया है वो भी आते हैं, कब कौन सी थ्योरी दी थी ये भी मैच द कॉलम में आ जाती हैं। कुछ चीजें जो हैं बहुत ज्यादा रिलेट करके दी जाती हैं, जैसे इस बार जो है एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया था, पर्ल्स, डायनासोर, इस तरीके से कि बहुत पुराने हैं या मिलते नहीं हैं, सस्ते हैं, इस तरीके के प्रोडक्ट को आपने बाइफरकेट करना था, तो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं काफी। यूनिट नंबर 9 की अगर हम बात करें, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे 10 एक्ट हैं, तो 10 के 10 मैंने लिख दिए, मैम ये तो सारा ही करना पड़ेगा, कौन से एक्ट में क्या करना है। यहाँ पे बेसिक्स, डेफिनेशन और इसके जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, सेक्शन और प्रोविजन, सोगा जो है सेल और एग्रीमेंट टू सेल, लीन, राइट ऑन अनपेड सेलर, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, टाइप्स ऑफ गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेशन जो है ना सबकी इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बेसिक प्रोविजन और हमारा सेक्शन 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट है। एंडोर्समेंट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आगे फर्दर किस टाइप के होते हैं, बिल्स वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है। कंपनीज, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज, डायरेक्टर का क्या रोल है, एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है ज्यादा, यहाँ पे इस पे फोकस आपको करना है, ठीक है। पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ना, इतना नहीं पढ़ पाओगे। फिर इसके बाद आता है कॉम्पिटिशन एक्ट, इसमें जो है जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो आती हैं, ठीक है। इसमें जो है वर्टिकल एग्रीमेंट्स, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद जो है हमारे पास एंटी कंपेटिटिव एग्रीमेंट, सेक्शन 3, सेक्शन 4 अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, नहीं कर सकते अब्यूज, है ना, और सेक्शन 5 कॉम्बिनेशन, एंड सेक्शन 6 रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में सभी के सभी एक्ट्स की पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है। आरटीए एक्ट की बेसिक टर्म्स प्रोविजन, कैसे कैसे आप ले सकते हो, एप्लीकेशन कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, क्या मैनर रहेगा, कितना फीस पे करना पड़ेगा, किस किस को अलाउड है, किसको नहीं अलाउड है, क्या प्रोसीजर रहेगा, वो सारी चीजें आती हैं। आईटी एक्ट की पेनल्टीज और साइबर क्राइम्स, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है, कौन इशू करता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें। जीएसटी के प्रोविजन, वर्किंग ऑफ डुअल जीएसटी, अब जीएसटी में कौन से एक्ट सबस्यूम हो गए, कैसे वर्क करता है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या यहाँ पे फिर जीएसटी में जो है एक और चीज आती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये क्या है, इसके इंपॉर्टेंट फॉर्म से क्वेश्चन आ जाता है ना। और जो है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का, किसको रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड है, कब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है, तब वो चीज यहाँ पे आती है। फिर मिक्स सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई पूछे जाने के चांसेस है। फिर एलएलपी एक्ट जो है, यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे बनेगी, पूरी की पूरी फॉर्मेशन, नंबर ऑफ मेंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एक्ट में ही, कौन से एक्ट किस तरीके से कंपनी बन सकती है। पब्लिक कंपनी के लिए 7 लोग मिनिमम रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम नो लिमिट। एलएलपी में 2 से लेके नो लिमिट है। ऐसे ही प्राइवेट कंपनी में 2 से 200 है, 1% कंपनी में 1 है। तो इस तरीके से जो लिमिट्स है ना कि कितने लोग हो सकते हैं, वो लिमिट से आती हैं। फिर मीटिंग्स वाला जो टॉपिक है ना कंपनीज में, मैं ये भी बोलूंगी, मीटिंग्स वाला टॉपिक भी आने के चांसेस हैं। तो आपको 4 तरीके की मीटिंग्स होती हैं, फिर उसमें एनुअल जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग और आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ ना, सिर्फ ये टॉपिक्स आपको हर एक्ट में से कवर करने हैं। देन लास्टली यूनिट नंबर 10 की बात करते हैं, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, इनकम की, पर्सन की, है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस किस सेक्शन में आएगा, 1 से लेके 10 तक तो सेक्शंस आपको पता होने चाहिए, इसका सेक्शन है, इसका सेक्शन है, वो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, है ना। जो आपका असेसमेंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, उसकी डेफिनेशन किसमें है, वो सारी चीजें। रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैसे होता है, कितने दिन यहाँ रहोगे, इतने दिन इंडिया के बाहर रहोगे तो कैसे स्टेटस बनेगा, कितनी लिमिट है, 15 लाख वाली लिमिट, वो आता है। फिर टैक्स इंसिडेंस, कब टैक्स लगता है, स्कोप ऑफ टैक्स की हम बात करते हैं। फिर एग्जम्प्टेड इनकम और एग्रीकल्चर इनकम से सवाल आता है। देन इसके बाद जो है इंडिविजुअल्स की कैसे असेसमेंट होती है, प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है, किस तरीके से असेसमेंट किया जाता है। फिर क्लबिंग एंड सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है एंड 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर इसके बाद डबल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग क्वेश्चन आने लगा है, सेक्शन 1991, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक आने लगा है। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एविजन, यहाँ से जो है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से एक क्वेश्चन आ जाता है। एडवांस पेमेंट, टीडीएस, टीसीएस जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स जो है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कब ई फाइलिंग होगी, है ना, तो आपको जो है सारे जो है प्रोविजंस याद रखने पड़ते हैं कि अगर ITR 1 है कब कौन फिल कर सकता है, ITR 2, 3, 4 किन के लिए है, ITR U जो है उसके क्या प्रोविजन, ITR V क्या है ना, प्रोसेस क्या होती है, और इसके बाद कहाँ कहाँ एग्जाम्पशंस हैं, वो सारी चीजें। और इसमें जो है यहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम के साथ साथ जो है डिडक्शन भी लिखना रह गया। डिडक्शंस जो है यहाँ से सवाल पूछे जाने के चांसेस है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आएगा ही आएगा, शायद कभी कभी एग्जम्प्टेड इनकम ना आए, शायद कभी डिडक्शन ना आए, बट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और एक टॉपिक जो है 5 हेड्स ऑफ इनकम, मैं इसलिए नहीं लिखती यहाँ पे क्योंकि ये जितना बड़ा है उतना ही पूरा इनकम टैक्स है। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम अगर आप कर रहे हो तो ये चीजों में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि टाइम इतना नहीं होता। और अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो मैं बोलूंगी 1 या 2 क्वेश्चन आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम से आते हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हो। बट अगर आप पूछो कि मैम इनमें से करें क्या, तो मैं आपको बोलूंगी बेसिक जो है डेफिनेशन वाला सेक्शन आपको करना है, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे सैलरी से आपको जो है हाउस रेंट अलाउंस कर लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी में अगर आए तो पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी आप करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, हाउस प्रॉपर्टी कर लो, इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है। देन इसके बाद जो है एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस जो होती हैं ये आपकी पूछी जाती हैं, इनमें भी वो आपको देखनी है। कैपिटल गेन, कब कैपिटल गेन अराइज होता है,
है ना, क्या प्रोविजन रहता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो प्रोसेस आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आईओएस की, तो आप गिफ्ट का प्रोविजन याद रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद पीजीबीपी में बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत बड़ा है, तो पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो हमारे स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 44 एडी, एडीए, एई, वो प्रिजम्पटिव इनकम वाले जो सेक्शन है वो आपने ध्यान में रखने हैं। और प्रिजम्पटिव इनकम से रिलेटेड जो है एडवांस टैक्स ऑफ पेमेंट के साथ भी इसका कुछ जो है पॉइंट रहता है कि आपको जो है कब तक एडवांस टैक्स पे करना होता है, तो वो आपको याद रखना है। इस तरीके से हेड्स ऑफ इनकम के इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आप कवर कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा इतना वास्ट सिलेबस जो है उसको मैंने आपके सामने लगभग 100 टॉपिक्स में लाके रख दिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है जेआरएफ के लिए कि थिंग्स दैट मैटर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखे, आपको लगा कि नहीं मैम आपने जो बताया है इसके अलावा 50 टॉपिक मेरे पास हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, मैं नहीं बोल रही इंपॉर्टेंट नहीं है, थिंग्स मैटर करती हैं, ठीक है। बट क्या आप इस टाइम पे कंट्रोल कर सकते हो उसको कि जो मैंने ये टॉपिक बताए हैं ये भी आपके हो गए, बिल्कुल इन डेप्थ हो गए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, मॉक टेस्ट भी साथ साथ लग रहे हैं, रिवीजन भी हो रही है, और वो 50 टॉपिक भी आपके हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो करो, फिर तो आप सारी चीज को कंट्रोल कर सकते हो। अगर नहीं हो रहे, जितना कंट्रोल कर सकते हो, जितना मैंने बताया है उस पर तो फोकस करो। अगर आप इस पे फोकस करोगे तो ही आपका जो है रिजल्ट आपको मिलेगा। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम बहुत सारी चीजें करने के पीछे भागते हैं और जो अल्टीमेटली हमें क्या करती है, हमारे टारगेट को अचीव करने में बिल्कुल हेल्प नहीं करती है। ये वीडियो लगभग 35 से 40 मिनट की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, तो क्या यहाँ पे जो मैंने चीजें बताई हैं वो ऐसे ही बताई हैं? नहीं, मैंने 10 साल का प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया है। मैं ये नहीं बोल रही 100 के 100 क्वेश्चन यहीं से आएंगे ना, मैं तो 80 से 90 बोल रही हूँ। 80 से 90 ही तो लेने हैं, और अगर आप इन 80 से 90 को पूरा कर लेते हो ना, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ जो बचे हुए 10 से 15 क्वेश्चन भी है ना आपके, 20 क्वेश्चन मान लो, वो भी उसमें से भी आप 10 क्वेश्चन सही कर पाओगे, क्योंकि जब आप इतना इन डेप्थ इन चीजों को पढ़ लोगे तो उनसे निकले हुए और टॉपिक्स जो नए आपके आने वाले हैं वो भी आपको समझ आने लगेंगे। एंड आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आपको और चीजें पता लगेंगी जिनको कैसे आप अप्रोच कर सकते हो। तो थिंग्स बहुत चीजें हैं, थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स यू कैन कंट्रोल, आप कुछ ही चीजें कंट्रोल कर सकते हो। फोकस करना है जो चीज मायने रखती है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर फोकस करो, सो दैट आप अपना सिलेक्शन ले सको। यही चीज है जो मैं आपको लास्ट में बोलूंगी, और इसी चीज पे फोकस करो। इसीलिए ही जो है आपके लिए तैयारी से पहले क्रैश कोर्स भी लाया जाता है, और आपके लिए यूट्यूब पे भी बहुत सारी क्लासेस हैं जो चल रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस टू दिस सेशन वेरी पेशेंटली। आई विश एंड आई होप कि आप सभी जो है एंड तक आए होंगे, और अगर आप आ गए हैं तो बिल्कुल आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सभी के साथ शेयर करिए सो दैट सबको हेल्प मिल सके, एंड जरूर बताइएगा कि क्या हम ये 100 क्वेश्चंस, ये 100 टॉपिक्स करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे इन 100 टॉपिक्स में से मैक्सिमम 50 से 60 टॉपिक, मिनिमम बोलूंगी, और 70 मैक्सिमम टॉपिक हो चुके हैं? अगर आपने 50% तक या 60% तक कवर कर लिए हैं चीजें, तो आप एक बिल्कुल करेक्ट पाथ पे हो कि हम 2 महीने में बिल्कुल 100 के 100 टॉपिक कवर करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मैम ये टॉपिक आपने करवाए हैं क्या? यस, मैंने ये टॉपिक करवाए हैं। प्रयास बैच वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैच ऑफ माइन। इस बैच में बहुत सारे टॉपिक, और जो मेंशन है मोस्टली टॉपिक्स मैंने करवाए हैं। इस बैच से थ्योरी, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज सब चीजें आपको मिलेंगी। पूरा का पूरा बैच यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, इसको देखो, समझो। एंड आपके लिए जो है क्रैश कोर्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वो पेड होने वाला है, और नवंबर मिड से स्टार्ट हो जाएगा। पूरी की पूरी रिवीजन आपकी अच्छे से होने वाली है। टेस्ट सीरीज आपके लिए आ चुकी है, टेस्ट सीरीज लगाओ, टॉपिक कवर करके प्रैक्टिस करो, आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। बट जो मैंने 100 टॉपिक्स लगभग आपको दिए हैं ना, ये ऐसे करने हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए आप जो है उनको अच्छे से टैकल कर सको। शायद हम 1-2 क्वेश्चन ना कर पाए, बट अप्रोच हो ऐसी होनी चाहिए, समझ अच्छे से आ रहा है एंड उसको हम अप्रोच सही से कर पा रहे हैं, तो ही आप जो है अपने टारगेट की तरफ जा रहे हो। तो अभी जो है आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। सी यू इन दी क्लासेस। आई होप कि आपने जो है बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर ली है, बट अब समय है तैयारी में लग जाने का। मंडे से
फुल ऑन आपकी तैयारी शुरू हो रही है। डेली ज्वाइन करो 7 बजे और अल्टीमेट तरीके से आपको तैयारी करवाई जा रही है। और प्रयास बैच को देखना शुरू कर दो, यूनिट 1 से उठाओ या आप यूनिट 10 से उठाओ, जैसे मन करता है वैसे उठाओ, और बढ़िया तरीके से कोई भी यूनिट आपको जो अच्छी लग रही है उसको उठाओ। और मैंने 60 डेज स्ट्रेटजी भी डिस्कस की है, उसको देखो समझो एंड तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ये बार सिलेक्शन लेना ही है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।